हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग? क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई नो अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। मतलब क्या ही था यार इसमें। बेसिकली हमें 2D मोशन को बस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ना था एंड बस समझना था। वेरी वेरी सिंपल, राइट? एटलीस्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है वो तो काफी आसान था यार। बस आपको एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टी निकालना था, राइट? एंड फिर बाद में हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते थे, मैक्सिमम हाइट निकालते थे। आसान सी चीजें हो रही थी बहुत ज्यादा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो यार कुछ भी मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट मेन्स लेवल पे तो डेफिनेटली नहीं है। एडवांस लेवल पे भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंजिंग तभी होता है आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर ना हो तो। आप बस अगर फॉर्मूला लगाने वालों में से एक हो तो यार मैं अभी बता देता हूं कि यार एडवांस का ना आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट। ठीक है, कोर कंसेप्ट समझ आ गए तो यार बहुत ही मजा आएगा आपको ये पढ़ने में। ओके, तो अब ये जो वीडियो है छोटा सा होगा। मैंने मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस करा है, लेकिन काफी अच्छे, काफी एनरिचिंग होंगे ये क्वेश्चंस। इससे समझ आएगा कि एडवांस के क्वेश्चंस आर नॉट नेसेसरीली टफ, दे आर नॉट इवन नेसेसरीली लेंथी, बट दे इन्वॉल्व सम हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में हमें समझना जरूरी होता है। ट्विस्टेड वे से भी ज्यादा एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो चाहे कितने भी ट्विस्ट ले आए, कितने भी टर्न्स ले आए, तो हमें समझ आ जाता है। ओके, तो दिमाग खुला रखिए, बस फॉर्मूला रट्टा मार के उसको लगाने की कोशिश मत कीजिए। अगर वैसे करोगे तो यार खत्म, गेम ओवर बिफोर इट इवन स्टार्ट्स। लेकिन आपको फंडामेंटल्स अगर समझ आ गए तो यार हम शुरू करते हैं समझने की। एंड अगेन मैं आपको ये भी कहता हूं कि अगर आप नए स्टूडेंट हो या फिर आप पहली बार ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हो तो यार even if you don't understand everything in this video, it's fine, it's totally fine, but take your time to understand, take your time to analyze. ठीक है, critically analyze whatever is being written on each and every slide. ठीक है, तुरंत नहीं समझ आएगा आपको, लेकिन 30% भी समझ आए, 40% भी समझ आए, थोड़ा सा खुद से भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिकॉज आई विल ट्राई टू फीड यू एज मच एज पॉसिबल, लेकिन आपको निकलना है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। ओके, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, वो वाला फंडा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये जो है ना मैं कंसेप्ट एक्चुअली पिछले वीडियो में कवर करने वाला था, लेकिन यार थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। ठीक है, एडवांस कंसेप्ट है, इस वजह से मैंने बोला चलो यार इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। अब आपको बेसिकली ये समझना है कि हम अभी तक क्या करते आ रहे थे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या फिर हम किसी टावर से छोड़ रहे थे, राइट? या फिर टावर से प्रोजेक्ट कर रहे थे, या फिर टावर से हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे थे। ऐसे हमने 3 केसेस पढ़े थे, आसान थे। ठीक है, अब इस केस में भी अब क्या हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं and we have to understand how the body moves or we have to understand the kinematic aspects of it. ठीक है, अब यहाँ पे यार डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस क्या आता है बताइए आप, समझिए इस चीज को। अब यहाँ पे ये जो है ना इंक्लाइंड प्लेन होने की वजह से थोड़े से आपको कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, अब लेट्स से कि अब ये जो है द एक्सिस, अब द इंक्लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन इज वाई एक्सिस। ठीक है, एंड देयर velocity u makes an angle alpha with the inclined plane, and the inclined plane itself makes an angle of theta with what? Horizontal. समझ आ रहा है? देखिए इस डायग्राम को देखिए, टेक योर टाइम, इट्स फाइन। ठीक है, हमारा ये इंक्लाइंड प्लेन है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है एंगल थीटा, वेयर एज जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द इंक्लाइंड प्लेन। सो इफेक्टिवली जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो एंगल कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ? अल्फा प्लस थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देख लो यार, यहाँ पे देख लो। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, फिर मान के चलिए कि ये है इंक्लाइंड प्लेन, एंड इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, राइट? एंड ये है हमारा u वेक्टर एज एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एंड u वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ द इंक्लाइंड प्लेन। तो u वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा प्लस थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, राइट? am I making sense or not? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई होप समझ आ चुका होगा। ठीक है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा अल्फा प्लस थीटा वाले फंडे से, बट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, हमेशा हम प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट करते थे, जब इंक्लाइंड प्लेन इन्वॉल्व नहीं था, तब क्या हो रहा था यार? देयर वाज नो कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, एज इन देयर वाज नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, राइट? लेकिन अब मैंने अपने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको थोड़ा घुमा दिया है। अब द इंक्लाइन मैंने x बोल दिया है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन मैंने y कह दिया। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का फंडा नहीं, अब द इंक्लाइन x हो गया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन y हो गया है।
अब मुझे क्या करना है ना, आई डोंट हैव टू जस्ट स्प्लिट initial velocity vector along x and y, but rather I also have to split acceleration vector along x and y. Are you getting my point? Let me show it to you. ठीक है, अब आप देखिए, let's say this is acceleration vector, ठीक है, g vector मैंने कह दिया इसको, ठीक है. Let's say that this is incline. एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है नहीं, देखता हूँ मैं एक बार. हाँ चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, बिकॉज ऐसा ना हो जाए मैं पूरा रिकॉर्डिंग कर दूं और मुझे पता चले कि यार मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी. दैट वुड बी लाइक रियली हॉरिबल. ओके, ठीक है. हमें ये पता है कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा हो गया. तो आप मुझे एक बात बताइए, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. दिस इज 90 माइनस थीटा. क्लियर है मेरे भाई? एकदम क्लियर है. तो अब एक मुझे बात बताइए, कि अब ये जी को है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन, हम कैसे स्प्लिट करेंगे यार? बताइए. आसान है, वेरी वेरी सिंपल. ये हो जाएगा क्या? दिस इज जी कॉस थीटा. कॉस थीटा कहां से आ गया भैया? अरे ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा ना यार. तो दैट मींस जी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बट अपोजिट टू वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को हमने आउट द इंक्लाइन दिखा, हमने आउट द इंक्लाइन, ये इनसाइड द इंक्लाइन है. तो जी कॉस थीटा अलोंग माइनस वाई हो जाएगा. समझ आ रहा है? कंपोनेंट्स में तोड़ रहा हूं यार मैं, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हो आप यार? ज्यादा टेंशन नहीं ले रही इसमें, ठीक है. जी कॉस थीटा इनसाइड द इंक्लाइन, ठीक है, और माइनस अलोंग माइनस वाई एक्सिस, एंड ये क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा अलोंग माइनस एक्स एक्सिस. समझ आ रहा है आपको? जी को हमने जी कॉस थीटा अलोंग माइनस वाई एंड जी साइन थीटा अलोंग माइनस एक्स, और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि माइनस जी साइन थीटा अलोंग एक्स एंड माइनस जी कॉस थीटा अलोंग वाई. So that means अब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं लिख दूंगा माइनस जी कॉस थीटा आई कैप माइनस जी साइन थीटा जे कैप. समझ आ गया? आसान है या नहीं? आसान है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी. अब आप मुझे एक बात बताइए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को अब इसी फॉर्म में तोड़ दीजिए यार. कैसे तोड़ेंगे बताइए जी? अरे आसान है. बेटा इसमें कुछ गलत कर दिया मैंने, सॉरी. क्या करते हो सर जी, आप क्या करते हो? देखो ना यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, ये माइनस जी साइन थीटा अलोंग आई कैप है ना, तो यहाँ पे मैंने माइनस जी कॉस थीटा लिखा था, तो ये माइनस जी साइन थीटा होना चाहिए. समझ आ रहा है आपको यार? ये देखो ना, ये वाला जी साइन थीटा अलोंग माइनस एक्स है, तो ये माइनस जी साइन थीटा आई होना चाहिए एंड माइनस जी कॉस थीटा अलोंग जे होना चाहिए. ये सही है. अब ये सही हो चुका है. ओके, सही बात है. अब यू वेक्टर, ये जो है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो वेक्टर है ना, इसको हम कैसे तोड़ेंगे अलोंग एक्स एंड वाई? बताइए जरा. इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूं. तो यू वेक्टर विल बी हाउ? यू कॉस अल्फा अलोंग एक्स एंड यू साइन अल्फा अलोंग वाई. तो लिख दो यार ये भी, यू कॉस अल्फा आई प्लस यू साइन अल्फा जे. आसान, वेरी वेरी सिंपल. अब आप मुझे एक बात बताइए कि अब करना क्या है हमें क्या करना है? सबसे पहले बताइए, एक्स एंड वाई के अलोंग हम अलग अलग देख लेंगे यार. एक्स एंड वाई के अलोंग हम काइनेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं. कैसे लगानी है वो भी हमें पता है. कैसे लगानी बताइए? एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी माइनस जी साइन थीटा टी स्क्वायर. समझ आ रहा है? यू एक्स टी माइनस हाफ जी एक्स टी स्क्वायर. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है नहीं? अरे चलो ऐसे देख लो, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख देंगे. हमारा क्या लिखा था हमने काइनेमेटिक्स में? हम क्या बोलते थे यार? 2D में होता है तो हम क्या करते हैं? यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, ये करते हैं, एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, ये भी करते हैं. ये तो अभी काम आएगा नहीं ये वाला, बट देख लेंगे, कोई बात नहीं. लिख के रखते हैं हम लोग, ये सारी चीजें लिख के रखते हैं. वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर. इतना तो पता है ना? ये मैंने बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं. ये जो चीजें है ये तीन, ये रिवाइज करा रहा हूँ मैं पुराने लेक्चर की. ठीक है, ऑलराइट. अब आप मुझे एक बात बताइए, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले मैंने क्या कहा था यार, हम जब सारी चीजों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले समझना है हमें रेंज निकालना कैसा होता है. हमें रेंज निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था. इफ यू रिमेंबर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था. हम वो कैसे निकालेंगे भैया जी? अरे आसान है. हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम विजुअलाइज करेंगे इसका पाथ कैसे होगा. इसका पाथ मान के चलिए कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, ऐसे होगा. तो क्या हो रहा है? अलोंग y डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है.
along y डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। ए वाई इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई, यू वाई इज कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई। ठीक है, एंड हम कह रहे हैं कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी में कह देता हूं अभी के लिए। ठीक है, हम क्या बोल देंगे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 करेंगे एंड जो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ t आएगी वही से हम निकाल देंगे। सिंपल एज दैट। आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर, वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी इजी। ओके, चलो सही है। तो आप इससे बताइए कैसे आ जाएगा। ये तो सिंपल है, इसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। हम जैसे निकालते थे पहले वाले केस में उसी तरह से यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन, अब यहाँ पे ए वाई आ जाएगा, जी नहीं आएगा, यहाँ पे ए वाई आ जाएगा। ठीक है, ए वाई, एंड ए वाई की वैल्यू क्या है यार, ए वाई की वैल्यू क्या आ जाती है बताइए। ए वाई की वैल्यू इज जी कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, y इक्वल टू 0 डाल दीजिए, यू वाई की वैल्यू डाल दीजिए आप यू कॉस अल्फा टी, एंड ए वाई की वैल्यू डाल दीजिए माइनस जी कॉस थीटा। तो उससे आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू u cos g0 is equal to u sin alpha t minus half g cos theta t square। समझ आया नहीं आया? ओके, लेट मी डू वन थिंग, सबसे आसान। आई विल जस्ट क्लियर दिस अप। ये फालतू की इतने इक्वेशंस मैंने लिख दिया ना, तो ये हटा देता हूँ ये सारे, एंड इस चीज को मैं अच्छे से थोड़ा सा तोड़ तोड़ के दिखा देता हूँ आपको, वरना आप बोलोगे अरे भैया आप क्या कर रहे हो, ऐसे फटाफट से आप हटा रहे हो, हमें मजा नहीं आ रहा। समझाएंगे आपको, अच्छे से मजे से समझाएंगे सारी चीजें। ओके ओके, चलो बताइए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तुम क्या करेंगे, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, y को हम 0 डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लिख देंगे अब y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यूज डाल देनी है, y इज इक्वल टू 0 डाल दो, यू वाई की वैल्यू क्या है यार, यू वाई इज यू साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा यू साइन अल्फा टी, राइट। अब ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी कॉस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे यार नॉन जीरो वैल्यू ऑफ हमें टी चाहिए, 0 पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, तो ये टच तो कर रहा है इसको, बट हमें नॉन जीरो वैल्यू चाहिए टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यहां से अब इसको सॉल्व करते हैं, टी कैंसिल आउट कर दो, तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे, अरे एक स्टेप की प्रोसेस है, आप सॉल्व कर दोगे इसको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से आ जाता है 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। मतलब यहां से ऐसे हमने प्रोजेक्ट करा है और इसको यहां पे थ्रो कर दिया हमने, तो यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा वो हो जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। एंड अंडरस्टैंड, हम जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट करते थे तब भी सिमिलर सा इक्वेशन आ रहा था टाइम ऑफ फ्लाइट का, तब आ रहा था 2u sin अल्फा अपॉन g, बस g आता था। अब यहाँ पे g cos थीटा क्यों आया है, अरे मेरे भाई क्योंकि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग माइनस y इन दिस केस इज g cos थीटा, दैट्स व्हाई यहाँ पे g की जगह पे g cos थीटा आया है। दैट्स द ओनली मॉडिफिकेशन दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। समझ आ गया आपको? वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ चुका है मेरे भाई। अब हमें रेंज निकालनी है, एज इन यहां से यहां तक का कितना लेंथ है, ये रेंज हम कैसे निकालेंगे भैया जी। हम अपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से सिंपली मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे वो होगा या नहीं होगा बताइए, यहाँ पे वो नहीं होगा। क्यों भैया जी, क्योंकि यहाँ पे यार वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन विल नॉट स्टे कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, और शुड आई से अलोंग माइनस x डायरेक्शन। So that means अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन वाला इक्वेशन नहीं लगाएंगे हम, बट रादर वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो दैट मींस अब along x हम क्या बोलेंगे यार, टू कैलकुलेट रेंज। ठीक है, रेंज माने समझ आ गया ना आपको यार, ये ऐसे यहां से हम यहां तक जा रहे हैं, हम यहां से ऐसे यहां तक हम जाते हैं, तो ये जो है ये रेंज अलोंग द इंक्लाइन, ये हम कैसे निकालेंगे यार, कैलकुलेट रेंज, हम वी विल
यूज काइनेमेटिक इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको पता नहीं है सेकंड कौन सा है, फर्स्ट कौन सा, थर्ड कौन सा है, तो कोई बात नहीं, आप देख लो यार मैं कौन सा लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बताइए t क्या डालेंगे हम, t डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे, राइट। उसके बाद ax क्या डालेंगे हम, ax भी हमने यहाँ पे निकाल रखा है माइनस जी साइन थीटा, तो हम ax को डालेंगे माइनस जी साइन थीटा। एंड ux क्या डालेंगे बताइए, ux क्या डालेंगे, ux भी है हमारे पास u cos अल्फा, ठीक है। ux बोल दो u cos अल्फा। अरे तो अब वैल्यूज ही डालनी है, बात खत्म, बात खत्म। x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेंज के बराबर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे रेंज, और शुड ऐसे r डैश, हमारा नॉर्मल रेंज जो है उससे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं r डैश बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे रेंज, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए फॉर द मोशन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन मैं रेंज को r बोलने की जगह पे r डैश बोलूंगा, ठीक है। ओके r डैश, ठीक है। तो अब r डैश निकालो, ये डाल के, ये फॉर्मूला डाल के, ux क्या है u cos अल्फा, तो ये डाल दो u cos अल्फा टाइम्स टाइम ऑफ राइट, टाइम ऑफ राइट क्या है हमारे पास यार, हमने निकाला था, देखो यार यहाँ पे 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, ठीक है, प्लस हाफ एक्स क्या है यार, एक्स है हमने क्या, अरे यहाँ पे तो है यार एक्स इज माइनस जी साइन थीटा, तो ये आप डाल दो माइनस जी साइन थीटा। एंड अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे आप डाल दो 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, ठीक है। सो ये 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, नॉट 2u sin थीटा अपॉन g cos थीटा, सॉरी, बस पहले के फॉर्मूले लगा रहा हूँ यार मैं, पहले हमने जो निकाला था ना ये उसी का लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ और कुछ नहीं। समझ आ रहा है आपको या नहीं, ठीक है। अब इसको यार आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, करके दिखाता हूँ मैं, कोई बात नहीं, करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अगर 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ यार, ये कॉमन ले सकता हूँ ना यार, यू कैन सी इट क्लियरली, यू कैन सी इट, इसको मैं कॉमन ले लूंगा, ओके ऑलराइट। तो अब यार इसको अगले पेज पे सॉल्व करूँ क्या, अगले स्लाइड पे सॉल्व करूँ क्या मैं, चलो अगली स्लाइड पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस, आई नीड टू क्रिएट अनदर स्लाइड यार, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। इसका ये हटा देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ब्लू कलर से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। r डैश इज इक्वल टू, कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, तो ये कॉमन ले लो जी, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, ओके जी। अब आप बताइए ये क्या है यहाँ पे, u cos अल्फा, तो यहाँ पे लिख दो u cos अल्फा, यहाँ पे क्या है माइनस g sin थीटा बाय 2 इंटू 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, देखिए आप यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम बस एक यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, ये 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा बस एक कॉमन ले रहे हैं, लेकिन ये दूसरा तो रहना पड़ेगा ना अंदर, तो एक तो यहाँ पे रह जाएगा, तो एक यहाँ पे रह जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा टाइम्स ऑफ ये वाला टर्म दैट इज माइनस g sin थीटा इनटू हाफ, तो कर देते हो यार, करके देख लो, कोई बात नहीं। g sin थीटा बाय 2 इंटू ये क्या है यार, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, वाह वाह वाह, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 2 कट रहा है, g और g कट रहा है, वाह, ठीक है। अब r डैश, ठीक है। अब और एक चीज देखिए यहाँ पे u और u यहाँ से कॉमन आ जाता है, तो मैं इस u और u को बाहर लेके मैं सिंपली ये वाला जो टर्म है इसमें मिला देता हूँ, तो सिंपली हो जाएगा 2u स्क्वायर sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, ओके। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन cos थीटा, राइट, cos अल्फा माइनस sin थीटा sin अल्फा अपॉन cos थीटा, लिख के दिखाता हूं मैं, लिख के दिखाता हूं, cos अल्फा माइनस ऑफ sin थीटा sin अल्फा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, करते हैं सॉल्व, अब नए रंग से सॉल्व करते हैं, कौन सा कलर, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब r डैश हो जाता है 2u स्क्वायर sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, अब ये कॉमन ले लो cos थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा, ठीक है, अपॉन cos थीटा, ओके। अब ये cos थीटा इसके साथ मिला दो, ये g cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख लो r डैश हो जाएगा 2u स्क्वायर
साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। आप बताइए, आपको याद आ रहा है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। So that means for a projectile motion on an inclined plane, range is given by 2u square sin alpha cos of alpha plus theta upon g cos square theta। एंड ये हमारा वैल्यू आ चुका है, ये हमारा वैल्यू आ चुका है। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल दिया, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, एंड ये है रेंज। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारी आ चुकी है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फंडा कोई आता नहीं है, क्योंकि हाइट हम फ्रॉम दिस बेस देखेंगे या फिर हाइट हम यहाँ से देखेंगे या ये वाली हाइट देखेंगे, तो मैक्सिमम हाइट का कोई पूछता नहीं है। ज्यादातर अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आएगा वो रेंज के ऊपर का या टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर का। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट वगैरह का फंडा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया था, नॉट इवन एडवांस, जेईई मेंस में आया था, बट इट वाज लाइक रियली इंटरेस्टिंग ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि मेंस पे थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट यार कभी कभी थोड़े से एडवांस के लेवल के थोड़े बहुत फंडे आ सकते हैं कभी कभार। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो क्रिएट करता है ना, कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब टॉपर्स को नॉन टॉपर से सेपरेट करने के लिए वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, मैं इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं तो क्वेश्चन ही दिखा देता हूं आपको। ठीक है, 2019 के जेईई मेंस में आया था क्वेश्चन, a plane is inclined at an angle of alpha is equal to theta, alpha is equal to 30 degree with respect to the horizontal. A particle is projected with a speed u is equal to 2 meter per second from the base of the plane, making an angle of theta is equal to 15 degree with respect to the plane as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is close to what? मतलब वो बेसिकली रेंज नहीं पूछ रहा है, r डैश की वैल्यू क्या है ये पूछ रहे हैं। अब हमने यार वैसे तो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, इतना ज्यादा सॉल्व कर रहा है, तो मैं फिर से वही चीज यहाँ मतलब फिर से नहीं करूंगा मैं सॉल्व। ठीक है, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों केयरफुल रहना पड़ेगा भैया जी? देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने अल्फा को डिफाइन किया है द एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, वेयरएज जो मैंने डेरिवेशन किया उसमें मैंने थीटा एंगल लिया है। ओके, एंड दूसरी एक चीज यहाँ पे इन्होंने जो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री जो दे रखा है, द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का जो एंगल है विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन, उन्होंने उसको थीटा बोल के डिफाइन करा है, वेयरएज हम उसको अल्फा बोलते थे। समझ आ रहा है आपको? उल्टा हुआ है। देखिए मेरा जो आंसर आ रहा, मतलब मेरा जो डेरिवेशन था उसमें मैंने थीटा डिफाइन किया एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, एंड अल्फा को मैंने डिफाइन किया एंगल दैट द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द इंक्लाइंड प्लेन। उन्होंने उल्टा करा है, उन्होंने बोला कि अल्फा इज द एंगल दैट इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एंड थीटा इज द एंगल दैट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द इंक्लाइंड प्लेन। उल्टा हो रहा है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे ना, फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें अल्फा की जगह पे थीटा डालेंगे, थीटा की जगह पे अल्फा डालेंगे। तो कर दो यार, कर दो। अल्फा को क्या बोला है? एंगल बिटवीन इंक्लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, एंड थीटा को क्या बोला इन्होंने? एंगल बिटवीन यू वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड इंक्लाइन। ठीक है, सो दैट मींस अब आर डैश को मैं डिफाइन कर दूंगा दूसरे कलर में लिखता हूं। ठीक है, आर डैश हो जाएगा कैसे बोलेंगे हम? 2u स्क्वायर, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था? अल्फा की जगह पे थीटा बोल दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, राइट, कॉस ऑफ, या थीटा प्लस अल्फा बोलो, अल्फा प्लस थीटा बोलो, डजंट मैटर, तो चलो कोई बात नहीं, अल्फा प्लस थीटा ही बोल दो। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे क्या है? जी कॉस स्क्वायर थीटा है, बट हम लिखेंगे जी कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ आ गया आपको? अब यार ये तो अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो चुका है ये। ठीक है, ऑल राइट, आर डैश इज इक्वल टू, यू की वैल्यू क्या दे रखी है? यू की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये डाल दो 2 टाइम्स 2 स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू क्या है यार? थीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 15 डिग्री, एंड अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है? अल्फा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। ओके ओके, उल्टा करा क्या मैंने? सही तो करा है मैंने, सही तो करा है ना? आई होप सही करा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे यार, सही तो करा है मैंने यार, सही करा है। ठीक है, अब यहां पे आप देखो साइन थीटा, साइन 15 डिग्री, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा क्या है? 45 डिग्री। ठीक है,
अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये अगेन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। साइन 15 का वैल्यू यार क्या था यार, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू है ना यार ये। आई थिंक यही है ना, मतलब मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का मैं भूल हो रहा है मेरा, मतलब आई होप यू गाइस नो कि यार मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ मैथ्स, तो थोड़ा सा वैल्यूज मिस हो सकती है। मैं एक बार चेक करता हूँ, इंटरनेट पे चेक कर लेता हूँ। साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू, जितना मुझे याद है, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। वैल्यू ऑफ साइन 15, अरे यार ये क्या डाल दिया इन लोगों ने साइन 15 डिग्री, फॉर्मूला बताओ यार, फॉर्मूला हाँ सही है, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू ही है, सो वी आर राइट, ओके। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें बस बेसिकली साइन 15 डिग्री की जगह पे रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू डालना है, कॉस 45 डिग्री की जगह पे वन बाय रूट टू डालना है, एंड कॉस 30 की जगह पे क्या डालना है, रूट थ्री बाय टू, राइट। वैल्यूज डालते जाओ यार, तो ये दिखा देता हूं आपको। साइन 15 डिग्री हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा वन बाय रूट टू, एंड कॉस 30 डिग्री हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, ओके सही बात है। अब ये वैल्यूज यार इसमें डालते जाओ यार, तो आर डैश हो जाएगा टू टाइम्स टू स्क्वायर दैट इज टू टाइम्स फोर दैट इज एट टाइम्स ऑफ साइन 15, साइन 15 क्या है, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, ओके। कॉस 45 क्या है, वन बाय रूट टू, ओके, अपॉन जी, जी की वैल्यू क्या है 10, एंड कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या बोला हमने, रूट थ्री बाई टू, तो ये रूट थ्री बाई टू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो 8 टाइम्स ऑफ रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू इंटू रूट टू, ये हो जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर, तो ये 4 और 4 काट डालो, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा जी, सो सॉल्व करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, मुझे पसंद नहीं ऑनेस्टली सॉल्व करना, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। तो ये है 1.732, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, तो वह 1.732 माइनस वन हो जाएगा 0.732, ठीक है, अपॉन 30, ठीक है। अब यार इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है देख लेते हैं, ऐसे इसको ये कर देंगे, थ्री से डिवाइड कर देते तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो वन थ्री, थ्री फोर जा 12, थ्री फोर जा 12, हाँ, ठीक है। वी हैव 8 इंटू 0.244 अपॉन 10, ऐसे कुछ तो आ रहा है, गलत आ रहा है क्या, कुछ गलत करोगे मैं, ठीक है देख लेंगे हम। ये वैल्यू मीटर में आ रही है हमारी, हमने सारा ऐसा यूनिट में करा है ना, तो ये मीटर में आई है हमारी वैल्यू। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 0.244 इंटू 8 क्या हो जाता है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 35, 8 2 जा 16, 19, सही है ना यार, ये सही है, आई होप सही है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम हमारा आ जाता है आर डैश इज इक्वल टू 1.952 अपॉन 10 मीटर, और शुड ऐसे आर डैश इज इक्वल टू 1.1952 मीटर, एंड हमारे ऑप्शंस जो हैं सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो आर डैश आ जाता है 19.52 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज आवर आंसर एज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया है। अब आप मुझे बताइए ऑप्शंस जो है ये हमारे, एक तो है 26 मीटर, दूसरा है 20 सेंटीमीटर, तीसरा है 18 सेंटीमीटर, एंड चौथा है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा है 19.52 सेंटीमीटर के, सबसे क्लोज तो है 20 सेंटीमीटर ही, 20 सेंटीमीटर इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो दैट मीन्स हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी को ही मार्क कर देंगे। समझ आया, वॉज इट इंटरेस्टिंग और वॉज इट नॉट इंटरेस्टिंग। और ये रफ वर्क को मैं हटा देता हूँ यार, क्या है 0.244 इंटू 8 रफ वर्क क्यों ही करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा यार ये भी कोई स्टेप है क्या, ठीक है। तो उस वजह से मैंने रफ वर्क हटा दिया है, तो आर डैश आ गया है 19.52 सेंटीमीटर, एंड क्लोजेस्ट ऑप्शन टू दैट इज 20 सेंटीमीटर, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी हैज टू बी करेक्ट। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ओके। बड़े आगे मतलब हाँ, ऑल्सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आएंगे तो अभी इसके आगे एडवांस में आएंगे, क्योंकि
मेंस का तो वैसे देखा है तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी गिर चुका है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि आएंगे इन द फ्यूचर, ठीक है। बट एडवांस के लिए हम तैयार कर रहे हैं तो हमने पढ़ लिया इस चीज को। बट प्लीज रिमेंबर, आपको यहाँ पे तो इन्होंने थीटा इज 15 दे रखा है, अल्फा 30 दे रखा है, whereas हमारा जो फॉर्मूला था उसमें अल्फा कुछ और था, थीटा कुछ और था, समझ रहे हो ना। इन्होंने अल्फा की डेफिनेशन ऐसे करी है कि एंगल दैट इंक्लाइन मीन्स विद हॉरिजॉन्टल, हमने थीटा की डेफिनेशन बोल कर दी थी, वर्सेस उन्होंने थीटा की डेफिनेशन करी थी एंगल दैट यू वेक्टर मेक्स विद इंक्लाइन, whereas हमने अल्फा की डेफिनेशन वो करी थी। सो वी हैव टू बी रियली माइंडफुल ऑफ द कन्वेंशन, उस हिसाब से हम फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। एंड ऑल्सो दे कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, वो बोलेंगे कि यू वेक्टर द एंगल दैट यू वेक्टर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसे भी वो कह सकते हैं। तो मान के चलिए कि उन्होंने बोला कि थीटा इज द एंगल दैट यू वेक्टर मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें जो ये अल्फा निकालना है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, हम जो एंगल दे रहे हैं वो दैट एंगल दैट द यू वेक्टर मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, उसमें से हम एंगल दैट द इंक्लाइन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल वो माइनस करेंगे, एंड वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा की वैल्यू की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? मतलब अल्फा एंड थीटा किस तरह से डिफाइन करके ये आर की रेंज की फॉर्मूला आ चुकी है, रेंज की फॉर्मूला आ चुकी है। रेंज का फॉर्मूला किस तरह से आया है, आर एंड थीटा के कौन से डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब आर को मतलब थीटा को किस तरह से डिफाइन किया है, अल्फा को किस तरह से डिफाइन किया है, ये आपको समझना जरूरी है। एंड उस हिसाब से आपको अल्फा एंड थीटा आपके क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। डेटा पॉइंट्स जो है ना क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिए जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू ये, थीटा इज इक्वल टू, ऐसे नहीं देंगे, आपको कभी कभी निकालना पड़ सकता है। जैसे हमें यहाँ पे निकालना पड़ा था, यहाँ पे थीटा किसी और तरीके से डिफाइन किया, अल्फा किसी और तरीके से डिफाइन किया एज कंपेयर टू दिस। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नहीं समझ आता है फिर से रिवाइंड करके देखो, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस वेरी थिंग at least 3 or 4 times now in this video itself, ठीक है। तो बार बार वही चीज अगर मैं बोलता रहूंगा तो यार बच्चे बोलेंगे अरे सर कितना वही चीज रिपीट करोगे, आगे बढ़ो। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी, ओके। वाह, तो अब सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब हम यार एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आए, ठीक है, थोड़ा सा फील आए हमें कि कैसा होता है। ऑनेस्टली कंसेप्ट तो वही होते हैं, एक्स वाई टी, फिर रेंज कैसे निकालना है, एच कैसे निकालना है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, यही फंडे घुमा फिरा के लगते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा हमें कि कैसे वो ट्विस्ट ला सकते हैं, ठीक है। चलो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0 y0 इज इक्वल टू 0,0, मतलब ओरिजिन से थ्रो कर रहे हैं, ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड v0 एट एन एंगल ऑफ θ0 विद फ्रॉम द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है ये, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, यहाँ पे कोई इंक्लाइंड प्लेन वगैरह का फंडा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यार, बॉल, ये है बॉल, ओरिजिन पे है ये 0,0 पे, ठीक है। हमने v0 स्पीड से एंड एट एन एंगल ऑफ θ0 विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन ऐसे थ्रो करा है, इस तरह से हमने थ्रो करा है। मेक सेंस? मेक सेंस, ओके। अब a ball is to be hit by a stone which is thrown at the same time from the location x1, y1 is equal to l, 0. l, 0 क्या हो गया? l, 0 को मैं डिफाइन करता हूं, as in at a distance of l from the origin on x axis, यही तो हो गया ना l, 0, यही है l, 0, इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो स्टोन है यहां से हम थ्रो कर रहे हैं, एंड द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री माइनस θ1 फ्रॉम द पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब वो कह रहे हैं कि ये अगर x डायरेक्शन है तो 180 माइनस θ1 इस तरह से थ्रो हो रहा है, एज इन ये है 180 माइनस θ1। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि वी आर थ्रोइंग द स्टोन एट एन एंगल ऑफ θ1 विद नेगेटिव x एक्सिस, और वी कैन से दैट वी आर थ्रोइंग द स्टोन एट एन एंगल ऑफ θ1 टुवर्ड्स द बॉल और टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर द बॉल इज, ठीक है। ये है, ये कॉन्फिगरेशन है, आपको दिख रहा होगा दिस कॉन्फिगरेशन, मैं अपने स्क्रीन पे पॉइंट कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आएगा तो मैं कर्सर से पॉइंट करता हूं, ठीक है। इस तरह से कॉन्फिगरेशन हो जाता है, समझ आया आपको? आहा, वाह, नाइस। अब क्या हो रहा है कि द स्टोन इज थ्रोन, ये दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, कंडीशन क्या है, द बॉल इज टू बी हिट बाय अ स्टोन, वी हैव टू हिट द बॉल विद द स्टोन, मतलब इनका कोलिजन होना जरूरी है, ठीक है, कोलिजन होना जरूरी है। अब वो कोलिजन के कंडीशंस कैसे होंगे वो हमें देखना पड़ेगा, अब देखेंगे, आराम से देखेंगे हम, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं यार। फॉर अ फिक्स्ड v0, मतलब ये v0 जो है द वेलोसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विथ विच द बॉल इज थ्रोन, वो कांस्टेंट है, v0 इज फिक्स्ड, ये लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, v0 इज फिक्स्ड, ठीक है, ऑलराइट।
लेकिन यहाँ पे दे रखा नहीं कि स्टोन का जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो फिक्स है, नहीं यहाँ पे नहीं दे रखा है इन लोगों ने, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले केस में क्या हो रहा है कि थीटा नॉट की वैल्यू जो 45 डिग्री होती है एंड थीटा वन की वैल्यू जो 45 डिग्री होती है, द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t1, ठीक है। तो अब वो टाइम t1 पे हिट करेगा, t2 पे हिट करेगा, 10 साल बाद हिट करेगा, 10 करोड़ साल बाद हिट करेगा, वी डोंट केयर अभी के लिए। मतलब मैं जो अभी इसके बाद बताने वाला हूं आपको एक कंडीशन, तो कौन सी इसमें सेटिस्फाई हो रही है अगर वो हिट कर रहे तो आप बताइए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। Condition that is satisfied is that the vertical components of both the ball and the stone have to be same. Have to be same. Why? Because अगर वो सेम नहीं होंगे तो यार वो उनका y कोऑर्डिनेट जो है मतलब वो सेम हो ही नहीं सकता। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, द बॉल एंड द स्टोन आर बीइंग थ्रोन एट द सेम टाइम। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर बीइंग थ्रोन एट द सेम टाइम। सो दैट मीन्स अगर हम इसको थ्रो करते हैं, अब एक्स डायरेक्शन को आप कंसिडर मत कीजिए, आप वाई डायरेक्शन को कंसिडर कीजिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों के वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज को अलग अलग रखते हो, इनिशियल वाई कंपोनेंट्स को, तो किसी पॉइंट t1 यहाँ पे दे रखा है ना, किसी पॉइंट t1 पे जब वो कोलाइड करते हैं तो देयर इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर देम टू हैव सेम वैल्यू ऑफ y। समझ आ रहा है? लेट मी पुट इट फॉरवर्ड अगेन। अगर मान के चलिए कि y component of initial velocity of ball is different from y component of initial velocity of stone, तो जब वो टाइम t1 हो जाएगा, टाइम t1 इलैप्स हो जाएगा, तो उन दोनों के बॉल एंड स्टोन के जो y कोऑर्डिनेट्स है वो सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? खुद इक्वेशन लगा के देख लीजिए, खुद इक्वेशन लगा के देख लीजिए। दिखा दूं क्या मैं? चलो अब y1 बोल दीजिए कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल, तो ये हो जाएगा uy1 t माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ठीक है। whereas y2 क्या है? uy2 t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। एंड हमने बोला कि कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होने का क्या मतलब है? फॉर कोलिजन y1 हैज टू बी इक्वल टू y2। गेटिंग माय पॉइंट? और y1 y2 बोलने से अच्छा है यार मैं क्या बोलूं, y बॉल एंड y स्टोन, ठीक है। बॉल एंड स्टोन कह देता हूं मैं, ठीक है। बॉल एंड स्टोन, बॉल एंड स्टोन, ठीक है। समझ आ गया आपको? बॉल एंड स्टोन, YB indicates y coordinate of ball, YS indicates y coordinate of stone, UYB indicates the initial velocity का y component of ball, UYS indicates initial velocity of stone का y component। Getting my point? UYB UYS confusing सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो y1 is equal to y2 होना है तो UYB has to be equal to UYS। मतलब बेसिकली what we are trying to say from here is कि vertical components of initial remember u मैंने बोला है यहाँ पे, in general v नहीं बोला मैंने, initial बोला है, initial velocities of stone and ball are equal। ओके सो क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? सिंपली क्या हो गया? v नॉट इन थीटा नॉट हो जाएगा v, क्या बोले यार इसको यार, v1 बोलूं क्या? चलो मैं v1 कह देता हूं, v1 साइन थीटा 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, फॉर एवरी सिंगल केस जब बॉल एंड स्टोन कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी का ऑफ बॉल का मैग्नीट्यूड, v1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, सही बात है। एंड यार अब आप यहां पे समझिए कि पहले केस में हमें पता नहीं है, कि v1 को हम कैसे लिखेंगे। चलो मैं काम कर देता हूं, फॉर फर्स्ट केस में बोलूंगा v1 है, एंड दूसरे केस में जब ये 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है थीटा 1 की, तब मैं कह दूंगा कि वेलोसिटी ऑफ स्टोन का मैग्नीट्यूड है v1 डैश, ठीक है, कह दिया मैंने, ठीक है। कैसे लिखूं यहाँ पे यार मैं इसको एडवांस के क्वेश्चन में ना हर चीज लिख के ऐसे थ्योरी की फॉर्म में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा हमें समझना भी पड़ता है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दूंगा, हम लिखेंगे, ठीक है। लेट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी of stone for first case, that is theta naught comma theta 1 is equal to 45 and 45,
45 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन है मैं उसको कह रहा हूं v1, ठीक है। एंड चलो अभी एंड नहीं, अभी ये कंडीशन लगा के हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी स्पेस नहीं बची, पहले इस कंडीशन को देखते हैं, फिर दूसरी कंडीशन है 60 डिग्री 30 डिग्री, उसका हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बताइए क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा नॉट की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो v नॉट साइन 45 डिग्री, ओके, v नॉट साइन 45 डिग्री, थीटा नॉट को 45 डाल दिया मैंने, इज इक्वल टू v1 साइन थीटा वन, एंड साइन मतलब थीटा वन भी क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री, थीटा नॉट एंड थीटा वन दोनों 45 डिग्री है, तो मैं यहां पे भी ये लिख दूंगा। आहा, सब समझ रहे हो, यहां पे v नॉट इज इक्वल टू v1 आ चुका है। Am I making sense? समझिए, आप बात को मेरे समझिए। पहले कंडीशन से जब थीटा नॉट एंड थीटा वन आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम होंगे, v नॉट इज इक्वल टू v1 आ जाता है, राइट। अब इसको हम t1 से कैसे रिलेट करेंगे भैया जी, कर सकते हैं रिलेट, अभी देख करना है क्या रिलेट, चलो दिखाता हूं मैं कैसे रिलेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए आप समझिए, ये हमने ऐसे थ्रो करा था v नॉट से, हमने ऐसे थ्रो करा है v1 से, ये है थीटा नॉट, ये है थीटा वन। अब हम x के अलॉन्ग समझेंगे, ठीक है। अब ये कहीं पे कोलाइड कर रहे हैं, ऐसे आप मान के चलिए कि ये इस तरह से ट्रैजेक्टरी इसकी ऐसे ट्रैजेक्टरी है, इसकी कुछ ऐसे ट्रैजेक्टरी है, एंड ये यहाँ पे इनका कोलिजन हुआ है, यहाँ पे कहीं तो बीच में इनका कोलिजन हुआ है। तो आप समझिए इन टाइम t1 इस भाई ने कितना ट्रैवल किया, इस बॉल ने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, इतना, ये कितना हो जाएगा v नॉट cos थीटा नॉट टाइम्स t1, समझ आ गया, ये डिस्टेंस हो गया v नॉट cos थीटा नॉट टाइम्स t1, वेयर एज ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज v1 cos थीटा वन टाइम्स t1, समझ आ रहा है आपको। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स ऑफ t, ये चेंज नहीं हो रहा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नॉट चेंजिंग आइदर फॉर बॉल और फॉर स्टोन, तो इस वजह से हम सीधा v नॉट cos थीटा नॉट टाइम्स t1 बोल देंगे एंड v1 cos थीटा वन टाइम्स t1 कह देंगे, एंड फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लेंथ l आ जाएगा। मेकिंग सेंस, आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, सो दैट मींस मैं बोल दूंगा l हो जाता है v नॉट cos थीटा नॉट t1 प्लस v1 cos थीटा वन t1। एंड मैंने क्या कहा था पहले केस के लिए, v नॉट इज इक्वल टू v1 है जी, तो हम यहाँ पे भी डाल देंगे, v नॉट डाल देंगे v1 के बराबर, थीटा नॉट एंड थीटा वन भी हमें दे रखा है क्या है 45 डिग्री, तो ये भी हम वैल्यूज डाल देंगे जी, डाल दो। सो उससे क्या आ जाता है, L आ जाता है v नॉट cos 45 डिग्री t1 प्लस v1 की वैल्यू भी v नॉट डाल देंगे हम लोग, तो v नॉट cos ऑफ 45 डिग्री अगेन टाइम्स t1। सो यहां से हम बोल देंगे t1 हो जाता है L अपॉन 2 v नॉट cos 45 डिग्री, L अपॉन 2 v नॉट cos 45 डिग्री। समझ आ गया आपको? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर अप टू। इससे हमने पहले केस के लिए जब थीटा नॉट एंड थीटा वन आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, उस केस के लिए हमने निकाल लिया है t1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L एंड v नॉट, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाद में हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अब हम सेकंड केस के लिए समझेंगे, सेकंड केस बताइए यार, दूसरे केस में क्या है, थीटा नॉट इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा वन इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यही वाला फंडा है। अब हम क्या करेंगे, वही चीज फिर से, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन एंड बॉल आर सेम, तो मैं अब यहां पे क्या बोल दूंगा, लेट v1 डैश बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब हम क्या बोलेंगे, v नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू v1 डैश साइन थीटा वन। समझ आ रहा है आपको? ओके, सो अब यहाँ पे थीटा नॉट एंड थीटा वन सेम नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। तो अब v नॉट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू v1 डैश
साइन थीटा वन क्या है 30 डिग्री। वाह वाह वाह। अब आप बताइए वी नॉट इंटू साइन 60 डिग्री है √3/2 एंड वी वन डैश साइन 30 क्या है 1/2। तो इसको 2 और 2 को काट दो, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि वी वन डैश हो जाता है √3 v0। समझ आ गया? So that means इस केस में v1 and v0 are not same. v1 is √3 times of v0, as in velocity of stone or magnitude of initial velocity of stone is √3 times the magnitude of initial velocity of ball. Okay? अब यही फंडा जो है, हम यहाँ पे जो फंडा लगाए थे ना हम लोगों ने, वही फंडा अब यहाँ पे भी लगा देंगे। एज इन हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंसेस जो कवर करेंगे बॉल एंड स्टोन, उनका एडिशन कर देंगे, वो L हो जाएगा। राइट? तो अब यार और एक स्लाइड लगेगी हमें अनफॉर्चुनेटली, तो मैं बना लेता हूँ, एक और एक स्लाइड बना लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये हटा देते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब आता बताइए इस बॉल के लिए एंड स्टोन के लिए हमने यहाँ पे बोला है v0 एंड ये हमने बोला है v1 डैश। ये हमने एंगल बोला है 60 डिग्री, ये एंगल हमने बोला है 30 डिग्री। ठीक है, तो एंड टाइम टेकन फॉर देम टू कोलाइड, टाइम टेकन फॉर देम टू कोलाइड इज t2। तो मान के चलिए कि ये जो है बॉल इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एंड ये जो है स्टोन ये कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन टाइम t2 वो हो जाएगा v0 cos 60 डिग्री टाइम्स ऑफ t2। ठीक है, v0 cos 60 डिग्री टाइम्स ऑफ t2 एंड ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो स्टोन जो ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हो जाएगा v1 डैश cos ऑफ 30 डिग्री टाइम्स ऑफ t1। समझ आ रहा है आपको यार? समझ आया? आना चाहिए यार, ये तो आना चाहिए। हमने पहले भी एक चीज करी है, यहाँ पे भी वही चीज करी हमने। ठीक है, जैसे ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, ब्रैकेट की वजह से और कंफ्यूजन ना हो जाए। एक मिनट में ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको? समझ आ जाना चाहिए। चलो डॉट ही लगा देता हूँ, डॉट इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन बिटवीन देम। ओके, v0 cos 60 डिग्री टाइम्स ऑफ t2, v1 डैश cos 30 डिग्री टाइम्स, अरे t2 कहां से आ गया यार? हाँ t2 आना चाहिए, सॉरी t1 नहीं आना चाहिए राइट, ये t2 करना है। Are you getting my point or not? Time of flight in the second case is t2 ना, t2 is the time of flight in second case, so that means यहां से यहां तक आने में स्टोन लेगा टाइम t2, यहां से यहां तक आने में बॉल लेगा टाइम t2, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स t2 आ जाएगा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल एंड स्टोन। समझ आ रहा है? तो बॉल इतना करेगा v cos 60 डिग्री टाइम्स t2, स्टोन इतना करेगा v1 डैश cos 30 डिग्री टाइम्स t2। ठीक है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री कहां से आया, ये भी हमें यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, तो अब आप बताइए ये टोटल लेंथ कितना है? ये टोटल लेंथ इज L। तो यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे L इज इक्वल टू v0 cos 60 डिग्री टाइम्स t2 प्लस v1 डैश cos 30 डिग्री टाइम्स t2। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दो। v1 डैश की वैल्यू क्या है? v1 डैश इज √3 v0, ये भी डाल दो, v1 डैश इज √3 v0। ओके, ऑलराइट, तो अब यहां से बोल दो L क्या हो जाएगा? L हो जाएगा v0 टाइम्स ऑफ cos 60 डिग्रीज हाफ टाइम्स ऑफ t2, ये एक टर्म है, प्लस v1 डैश क्या है? √3 v0, तो ये है √3 v0 टाइम्स ऑफ cos 60 डिग्री क्या है? √3/2 टाइम्स ऑफ t2। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब इसको यार सॉल्व कर दो यार। L हो जाता है v0/2 प्लस √3 v0 टाइम्स √3/2, तो ये हो जाएगा 3 v0/2 और ये कॉमन यहाँ पे क्या है? t2, राइट? सो दैट मीन्स हम t2 को कह सकते हैं 2L/4v0, या फिर इसको हम सिंपली कह देंगे L/2v0। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना अवॉइड करा था यार, इसको सॉल्व कर ही दो यार, तो सॉल्व कर दो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व, चलो t1 डाल दीजिए वैल्यू यार, cos 45 डिग्री इज 1/√2, तो 2 v0 cos 45 डिग्री हो जाएगा 2 into 1/√2 टाइम्स v0, तो √2 v0। सो यहां से हम बोल देंगे L/√2 v0, ये हो जाएगी वैल्यू t1 की। ठीक है, ये t1 की वैल्यू आ चुकी है, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन 1, एंड ये t2 की वैल्यू आ चुकी है, इसको लिख दीजिए आप इक्वेशन 2। ओके,
अब यहां से हमें क्या पूछा गया यार हमसे, t1/t2 का स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब t1/t2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, t1/t2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ये डाल दो L/√2v0 का स्क्वायर, L/√2v0 का स्क्वायर अपॉन L/2v0 का स्क्वायर। तो यहां से ये L और L कैंसिल हो जाएगा, v0 और v0 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बच जाता है यहां से 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 एंड दैट मीन्स आंसर इज 2। न्यूमेरिकल टाइप का है ना क्वेश्चन यार ये, तो इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, आंसर लिखना है बस, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है। समझ आ रहा है आपको? दैट मीन्स t1/t2 होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर। वाह वाह वाह, 3 स्लाइड्स लग गए हमें यार, 3 स्लाइड्स लग गए, बट कोई बात नहीं, इट वाज वर्थ इट, इट वाज एंजॉयबल, क्या कहते हैं, एंजॉयबल, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है, इट वाज फुल ऑफ एंजॉयमेंट और शुड आई से इट वाज एनरिचिंग, इट वाज फुलफिलिंग। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सैटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके ओके जी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A projectile is fired from the horizontal ground with speed v and the projection angle theta. When the acceleration due to gravity is g, एक मिनट टाइम देखते हैं क्या हुआ है। ओके 3:30 बज गए रात के, थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मुझे सोना है 4 बजे। ओके कल संडे है वैसे, बट आई डोंट केयर, मतलब थोड़ा सा मैं आजकल योगा करने लग गया ना सुबह, तो यार थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ कि 8 बजे तक उठ जाऊँ मैं, ठीक है तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग 4:30 बजे तक इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। अब यार बस आई डोंट नो 3 क्वेश्चंस बचे हैं, हो जाएगा 4:30 तक हो जाएगा, ठीक है। ओके पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये 2022 के एडवांस में आया था। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, क्या हो रहा है ये, a projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta. When the acceleration due to gravity is g, the range of projection is d. If at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash is equal to g upon 0.81, then the new range is d dash is equal to nd. The value of n is what? समझेंगे इसको, इस प्रॉब्लम को हम धीरे धीरे अच्छे से तोड़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब यार पहले क्या दे रखा है इन्होंने, कुछ सिंपल सा केस है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का पहले वाला, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, तो इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस दे रखा है। यहां से हम इसको थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, विद स्पीड क्या दे रखा है v एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो ये ऐसे जाके, इसका रेंज क्या होता है भैया जी, इसका रेंज है d, ठीक है। हम d को कैसे डिफाइन करते हैं भैया बताइए, सबसे पहले d को हम कैसे डिफाइन करते हैं, d को हम बोलते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहाँ पे u नहीं, यहाँ पे v दे रखा है, तो हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, इस तरह से आ जाता है। ओके सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यार यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ अलग फंडा है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, इट एंटर्स अ डिफरेंट रीजन जहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो चुकी है, या फिर ज्यादा हो चुकी है, सॉरी ज्यादा हो चुकी है, g अपॉन 0.81, ठीक है, 0.81 इज लेस देन 1, तो 1 अपॉन 0.81 इज मोर देन 1, तो g डैश जो है, अब मतलब बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ये मान के चलिए यहाँ पे है ये हाईएस्ट पॉइंट, मान के चलिए कि ये है हाईएस्ट पॉइंट, जैसे ही यहाँ पे आ जाता है ना ये, तो इट हैज एंटर्ड सम डिफरेंट रेल्म ऑन टुगेदर। ये रेंज, मतलब ये जो है यहाँ पे एक अलग ही g की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एकदम, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे है g डैश। इस रीजन में कुछ और थी, यहाँ पे तो g थी, नॉर्मली थी, लेकिन यहाँ पे g डैश आ चुकी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया जी, अरे आसान है यार, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम इसको क्या करेंगे ना, सिंपली सबसे पहले निकालेंगे कि जब यहां से यहां तक आता है, वो यहां से यहां तक आता है, तो इसका मैक्सिमम हाइट इसने कितना अटेंड किया, फिर इसने हाइट कितना अटेंड किया है, ठीक है। यहाँ पे इसका हाइट कैसे बोलेंगे यार हम, ये h कैसे बोलेंगे, h हो जाएगा सिंपली, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, इट इज वेरी इजी। ने निकाला था ना यार, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है ना, यहाँ पे u की जगह पे v लिखना है, दैट्स इट, ओके। हमने इसको मैक्सिमम हाइट निकाल दी है। अब आप इस रीजन में आ जाइए, अब मैं इस रीजन को यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोडेड व्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये है हमारा हाइट मैक्सिमम, ये अपना h हाइट। अब यहाँ पे जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे आ जाते हैं ना हम लोग, तो हमारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी वेलोसिटी बताइए यार,
इट विल बी v cos थीटा, जो कि कांस्टेंट ही होती है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे भी v cos थीटा ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, एंड यहाँ पे भी v cos थीटा ही रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन अभी इस रीजन में ये अब आगे जो गिरेगा ना, आगे जो ये इस तरह से गिरेगा, वो कितना होगा हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कैसे निकालते हैं इस केस में। कैसे निकालते हैं बताइए जी। हमें अगर निकालना है तो हम बोल देंगे यहाँ का रेंज, ये जो रेंज है, रेंज जो है यहाँ पे, इसको मैं क्या बोलूँ यार, आर डैश बोलूँ, चलो आर डैश बोल देता हूँ मैं। यहाँ का आर डैश आ जाता है कितना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g डैश। समझ आ गया आपको? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? इट इज v cos थीटा टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से यहां तक आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g डैश। समझ आया आपको? दिख रहा है क्या आपको? मैं थोड़ा झुक जाता हूं, अगर ये बहुत मतलब मेरा अगर चेहरा यहाँ पे आ रहा है तो मैं थोड़ा झुक जाता हूँ। दिख रहा है आपको? इस तरह से आ जाता है ये। अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये है आर डैश, ठीक है, ये है आर डैश। इट्स नॉट द एंटायर रेंज, इट्स द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट, आफ्टर इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट, ओके। तो ये आर डैश ये आ रहा है, मतलब ऐसे नया ये पार्ट ट्रैवल करेगा जितना, ठीक है, सही है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जी डैश की वैल्यू क्या है, 1/0.81। तो पहले वैल्यूज डाल दो, एच की वैल्यू है हमारे पास, तो वो डाल देते हैं। तो आर डैश हो जाएगा v cos थीटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या है, h की वैल्यू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड यहाँ पे g डैश भी तो है, तो हमें g डैश ऐसे लिखना है हमें, ओके, समझ आ गया। अब हम इस चीज को अगले स्लाइड पे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्पेस कम बचा हुआ है यहाँ पे, ओके। कलर भी चेंज कर देते हैं। बताइए आर डैश क्या हो जाएगा जी? आर डैश हो जाएगा v cos थीटा टाइम्स ऑफ, ये 2 और 2 को काट दो यार, ठीक है। अब ये लिख दो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g टाइम्स, अब ये g डैश को कैसे लिखेंगे यार हम? g डैश को, ये g डैश है बाय द वे, जस्ट इन केस आपको समझ नहीं है तो ये g डैश है, एंड g डैश इज g अपॉन 0.81। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 0.81, ठीक है। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा v cos थीटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, अब ये डिनोमिनेटर में 1/0.81 है, तो ये न्यूमरेटर में जाके सिंपली 0.81 हो जाएगा यार। तो ये 0.81 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है ये, g स्क्वायर, राइट? इज इट राइट और इज इट नॉट राइट, बताइए ठीक है, ऑल राइट। अब इसको हम यार स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे सारी चीजों को, ठीक है, निकाल दो यार। रूट ऑफ 0.81 क्या है? इट इज 0.9। रूट ऑफ v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या है? इट इज v साइन थीटा। रूट ऑफ g स्क्वायर क्या है? इट इज सिंपली g, सही है ना? सो यहां से r डैश कुछ इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अभी हम अलग रंग से लिखते हैं, r डैश इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ठीक है। अब आप देखेंगे हमें साइन 2 थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम d के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। निकालते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं यार। अब बेसिकली मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप देखोगे यहाँ पे 0.9 बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.45। अब ये है v स्क्वायर टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो दैट मीन्स न्यूमरेटर यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सो दैट मीन्स r डैश हो जाएगा 0.45 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, एंड हमें पता है v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g क्या है, d के बराबर। सो दैट मीन्स r डैश हो जाता है 0.45 d। वाह 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 वाह। सो दैट मीन्स हमने अब ये इस रेंज में नए इसमें आ जाने के बाद
मतलब नए रेल में आ जाने के बाद ये आर डैश जो होगा इन टर्म्स ऑफ डी हमने एक्सप्रेस कर दिया है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमें क्या निकालना है, पूरा रेंज राइट फ्रॉम दिस टू दिस, ये कितना हो जाएगा दिखाते हैं हमको, हम आपको दिखाते हैं कैसे निकालना है वो भी, ठीक है। चलो अब आप बताइए, हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे और ये ऐसे गया था, राइट। फिर बाद में जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे आ रहा था वो एकदम इफेक्टिव जी की वैल्यू चेंज हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो गई। फिर उसके बाद इसका जो पाथ था वो थोड़ा चेंज हो गया यार, ऐसा गया वो उसके बाद, ठीक है। सो ये जो वैल्यू हमने ये आर डैश निकाल ली है। एंड अब ये बात बताइए, अगर ये पूरा इसके अगर नॉर्मली अगर रेंज इसकी आर होती या फिर डी जो ऐसे दिया गया था, अगर नॉर्मली इसकी रेंज डी होती तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते इसकी रेंज की मतलब कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डी बाई टू। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? अब आप बताइए यार, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। अगर ये मान के चलिए कि ये ऐसे कोई रीजन नहीं होता जहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, ये जैसे पाथ चल रहा था वैसे ही अगर चलता तो इसका रेंज था डी, तो दैट मीन्स कि आधा डिस्टेंस कवर करके, यू नो, अपने आधी जर्नी कवर करके इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा इट विल बी हाफ द रेंज ना, तो ये डी बाई टू हो जाएगा मेरे भाई। तो ये डी बाई टू हो गया एंड उसके बाद कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया इसने, आर डैश कवर किया है, तो टोटल रेंज यहां से हो जाएगा, रेंज टोटल इज इक्वल टू डी बाई टू प्लस आर डैश, ठीक है। सो दैट मीन्स अब क्या है, आर डैश की वैल्यू हमारे पास 0.45 है एंड डी बाई टू क्या हो जाएगा 0.5, तो हम सिंपली डाल देंगे यार, ये हो जाएगा 0.5 डी प्लस आर डैश है 0.45 डी। सो दैट मीन्स हमारा रेंज अब हो जाएगा 0.95 डी एंड दैट मीन्स डी डैश इज इक्वल टू 0.95 डी, ठीक है। डी डैश इज इक्वल टू 0.95 डी। सो दैट मीन्स हमें n की वैल्यू जो है वो लिखनी है 0.95 एंड दैट मीन्स दिस राइट हियर इज आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को किस रंग से रिप्रेजेंट करें, कौन सा रंग बचा हुआ है, ब्लू, ब्लू रंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर, समझ आया, 0.95 इज आवर फाइनल आंसर, ओके। समझिए इस बात को थोड़ा सा धीरे धीरे समझिए कि मतलब कैसे कैसे हुई ये चीजें। हमने पहले कंसिडर करा था कि यार कुछ नहीं है, ऐसे कोई हम दूसरे रीजन में नहीं जा रहे जहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा पहले केस में। तब उस केस में रेंज आ रही थी, हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही थी डी, तो उस वजह से हमने डी को लिख दिया v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। लेकिन हमने अब दूसरा केस कंसिडर किया जिसमें हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाने के बाद एक ये ग्रीन रीजन में चला जाता है जहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन 0.81, एज इन इंक्रीज हो जा रही है इस रेंज, मतलब इस रीजन में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जा रही है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने क्या करा कि वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल थ्रोइंग ऑफ सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट फ्रॉम अ टावर, ऐसे हमें वो वाला केस देख लिया। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन विद स्पीड v cos थीटा होगा, राइट। v cos थीटा इज द इनिशियल स्पीड एंड हाइट जो है वो h, हमने कैसे निकाला, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब हमने इस यहां से यहां तक जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको मैंने बोल दिया r डैश, इस रीजन के लिए जो रेंज होगी वो मैंने बोल दिया r डैश, व्हिच इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज फ्रॉम हियर टू हियर। एंड यहां से यहां आने तक का कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने पहले भी बताया था, इट इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g डैश। g नहीं होगा यहाँ पे, g डैश होगा, बिकॉज यहाँ पे इस रीजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज चेंज्ड फ्रॉम g टू g डैश, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g नहीं करेंगे, हम अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g डैश करेंगे। इससे हम ये सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं वो डालेंगे, g डैश की वैल्यू हम डाल देंगे g अपॉन 0.81, तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो r डैश कुछ 0.45 d आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन दिस ग्रीन रीजन जहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हुआ है वो r डैश हो जाएगा 0.45 d, वेयरएज नॉर्मल रीजन में, ये वाला रीजन जहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g ही है, उस रीजन में इसने डिस्टेंस कवर करा है 0.5 d। 0.5 d क्यों करा है यार, क्योंकि सिमेट्री का फंडा, ये हाईएस्ट पॉइंट तक आ रहा है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे आता है वो तो आधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर चुका है उसने, तो ये हो गया 0.5 d एंड उसके आगे उसने और सॉरी ये हो गया 0.5 d, हाँ उसके आगे उसने करा 0.45 d, तो 0.5 d प्लस 0.45 d हो जाएगा 0.95 d। तो इफेक्टिव रेंज विल बी d dash is equal to 0.95 d and therefore
डी डैश इज इक्वल टू एन डी हम करें तो एन आ जाएगा 0.95। समझ आया आपको? आई होप समझ आ चुका होगा। ओके, ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग जे एडवांस 2019 का। ओके, a ball is thrown from ground at an angle of theta with horizontal and with initial speed u. For the resulting projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1. Okay, after hitting the ground, the ball rebounds at the same angle theta but with a reduced speed of u naught upon alpha. Its motion continues for a long time as shown in the figure. If the magnitude of average velocity of the ball for entire duration of motion is 0.8 v1, then the value of alpha is 1. तो अब समझेंगे इस क्वेश्चन को, समझेंगे। हमने पढ़ा तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया, लेकिन अब हो क्या रहा है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हमने यहां से ये जो है हमारा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट से हमने यू नॉट स्पीड से एक बॉल को करा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये पाथ जो है वो ट्रेस इस तरह से करेगा, ये वाला पाथ वो ट्रेस करेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे गिरेगा, इस फिर से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे वो बाउंस करेगा, लेकिन बाउंस करने के बाद ना उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसके बाद बाउंस करने के बाद जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/अल्फा टाइम्स, एज इन अल्फा फैक्टर से कम हो रहा है, अल्फा फैक्टर से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा है, बट the angle of projection in for this particular path will be the same, or like initial angle of the velocity just after it rebounds will be the same, that is theta. मतलब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल वो अगेन थीटा है, एंड अगेन द प्रोसेस कीप्स ऑन हैपनिंग। तो अब यू नॉट बाय अल्फा था, अब ये डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर, फिर बाद में हो जाएगा यू नॉट बाय अल्फा क्यूब, फिर बाद में हो जाएगा यू नॉट बाय अल्फा रेज़ टू 4। इस तरह से कम कम होते जाएगा, ये चलता रहेगा, ये इनफिनिट नंबर ऑफ बाउंसेस हो जाएंगे। मैथमेटिकली हम इनफिनिट कह सकते हैं, प्रैक्टिकली है तो यार कुछ तो होंगे, 10,000 20,000 कुछ तो होंगे, लेकिन मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि इनफिनिट नंबर ऑफ बाउंसेस होंगे। तो हमें क्या करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है फॉर एंटायर ड्यूरेशन इज 0.8 v1। तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एंड ऑल्सो रिमेंबर कि v1 जो है, v1 is the magnitude of average velocity from here to here, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। तो अब यार v1 निकालने का फंडा बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे भैया जी v1? बहुत आसान है, समझिए मेरी बात को कि हॉरिजॉन्टली अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक के पाथ को, पहले बाउंस से पहले तक के पाथ को आप देखेंगे आप, तो देयर इज नो चेंज इन the horizontal component of velocity, right? There is no change in horizontal component of velocity, and also we can see that जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, प्योरली इट्स हैपनिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, ठीक है, प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो रहा है। देयर इज नो वाई डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां से लेके यहां तक का कंसीडर करेंगे हम लोग। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि v1 इज सिंपली नथिंग बट u नॉट cos थीटा के बराबर। समझ आया? अगर आपको यार ये है सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि यहां से लेके यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, तो हमने v1 को u नॉट cos थीटा के बराबर कर दिया है। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां से लेके यहां तक जब वो ट्रैवल करता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, r होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये होता है r। तो हम इसको कैसे लिखते हैं यार, u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g लिखते हैं, ठीक है। एंड यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे लिखते हैं यार, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देंगे t, ठीक है। तो t कितना हो जाता है जी, 2u नॉट साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। और हमें अगर यहां से यहां तक का इफेक्टिवली एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली v1 इज इक्वल टू r बाय t कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा यार, देख लो, बी माई गेस्ट, सॉल्व दिस। v1 हो जाता है, अब साइन 2 थीटा को तोड़ दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, तो ये 2 u नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g ये हो जाएगा, होल अपॉन, अब t क्या है, 2 u नॉट साइन थीटा बाय g। अब 2 और 2 काट दो, एक u नॉट ऊपर का काट दो, ये नीचे का u नॉट भी काट दो, साइन थीटा भी कट जाएगा, g और g भी कट जाएगा, एंड हम देख सकते हैं कि v1 बच रहा है u नॉट cos थीटा जो हमने यहाँ पे निकाला था, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
इट्स एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट कैन बी। हमने ये जो अप्रोच था, ये वाला, ये थोड़ा सा खाना इस तरह से खाने की बात होगी। Whereas v1 is equal to u naught cos theta जो हमने निकाला था बस by seeing that horizontal component of velocity doesn't change, तो v1 is equal to u naught cos theta वो था सीधा स्मार्ट मेथड। ठीक है, ऐसे करना है तो ऐसे कर दो, डायरेक्टली ऐसे लगाना है तो वैसे भी कर सकते हो, दिस इज इफेक्टिव, टाइम बच जाता है। लेकिन यार ये ऐसे स्टेप से हम करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। समझ आ गया आपको? ओके, ऑलराइट। अब आप बताइए मुझे, इतना पार्ट में रेंज जो है हमने क्या बोल दिया है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इतने पार्ट में t हमने बोल दिया 2 u नॉट साइन थीटा बाय जी। अब ये पार्ट हो गया पहले बाउंस से पहले। अब फर्स्ट बाउंस एंड सेकंड बाउंस के बीच में r डैश एंड t डैश को हम कैसे डिफाइन, मतलब दिखा देता हूं आपको, चलो डायग्राम ही ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ये था इस तरह से, ये पहले इस तरह से बाउंस करा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। ठीक है, अब यहां पे ये था r एंड यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट था t। ठीक है, r को हमने डिफाइन करा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी एंड t को हमने डिफाइन करा था 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, हम देख सकते हैं कि थीटा इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, थीटा एंड g आर कांस्टेंट। सो बेसिकली वी कैन क्लियरली से दैट r is directly proportional to u square and t is directly proportional to u। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है बताइए? समझ आ रहा है आपको? So that means कि अब इस केस में यहां पे जब वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी u नॉट अपॉन कितना है यहाँ पे, u नॉट बाय अल्फा हो रही है, यहाँ पे u नॉट बाय अल्फा हो रही है। सो दैट मीन्स अब यहाँ का रेंज हो जाएगा वो बाय फैक्टर ऑफ, किससे चेंज होगा, r is directly proportional to u square। so that means अब इस केस में रेंज हो जाएगा r upon u alpha square। are you getting my point or not? u नॉट का u नॉट by alpha हो गया and r is directly proportional to u, रेंज r से बढ़ के r by alpha square हो जाएगी। समझ आ रहा है नहीं? इस चीज से मैंने ये डिराइव करा है। अरे यार कैसे बताऊं आपको यार, समझ आना चाहिए आपको, बट ठीक है आई अंडरस्टैंड कि बहुत मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं तो यू हैव टू लाइक बी अ लिटिल स्लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये r डैश है, पहले r डैश ही बोल देता हूं, ठीक है, इसको r डैश ही बोल देता हूं। r डैश जो है वो हम कैसे लिख रहे हैं, u डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी एंड ये t डैश जो है, ये t डैश हो जाता है 2u डैश साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अब u डैश पे डाल दो आप u बाय अल्फा। ठीक है, यू डैश, पता ना मैं क्या कह रहा हूं यार, मैं इस चीज को यू डैश कह रहा हूं, मैं ये जो स्पीड है, ये यू डैश कह रहा हूं। एंड यू डैश किसके बराबर है यार, अगर इनिशियल एकदम स्टार्टिंग में जब हमने थ्रो किया था वो अगर स्पीड होगी u, तो यू डैश हो जाएगा यू डैश इज इक्वल टू यू अपॉन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, यू डैश मतलब यू नहीं लिखा, बस यहाँ पे यू नॉट लिखा, तो कोई बात नहीं, यू नॉट बोल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यू के जगह पे यू नॉट लिखना है, कोई दिक्कत। ठीक है, समझ आ रहा है आपको यार? चलो यार सही है। अब यहां से मैं बोल सकता हूं कि r डैश जो है वो हो जाता है u नॉट डैश का स्क्वायर विच इज इक्वल टू u नॉट स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर टाइम्स साइन 2 थीटा अपॉन जी विच इज इक्वल टू r अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड t डैश जो हो जाता है वो हो जाएगा 2 एंड सो u नॉट डैश क्या हो जाएगा, u नॉट बाय अल्फा, तो ये हो जाएगा u नॉट बाय अल्फा। तो इसको लिखना है तो हम इस तरह से लिख देंगे, और शुड आई राइट इट एज t बाय अल्फा। समझ आ रहा है आपको? सो फर्स्ट एंड सेकंड बाउंस के बीच में जो रेंज हो जाएगी वो अल्फा स्क्वायर के फैक्टर से कम हुई है, whereas टाइम ऑफ राइट जो है वो अल्फा फैक्टर से कम हो चुका है। सब इससे हम पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, वो पैटर्न आपको दिखा देता हूं ड्रॉ करके अगले स्लाइड पे पैटर्न बनेगा। वाह वाह, वेरी नाइस। ठीक है, अब मैं पैटर्न डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, से अब यहां पे रेंज है r, यहां पे रेंज हो जाएगी r बाय अल्फा स्क्वायर, फिर हो जाएगी r बाय अल्फा इज टू 4 एंड सो ऑन। यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट था t, फिर यहां पे हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट
टी बाय अल्फा, फिर यहाँ पे हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी बाय अल्फा स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको? सो दैट मीन्स अब हम टोटल रेंज और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो रेंज टोटल हम कैसे निकालेंगे भैया जी? रेंज टोटल हो जाएगा आर प्लस आर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस आर बाय अल्फा रेज टू 4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? आर कॉमन ले लो, आर ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा रेज टू 4 प्लस सो ऑन, चलता रहेगा ये। अब आप बताइए, अगर ये जीपी है, दिस इज अ जीपी राइट ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम इसका कैसे निकालते हैं? अगर मान के चले हमारे पास जीपी होता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, जब ऐसे जीपी होता है हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर वगैरह डॉट डॉट, इसका इनफिनिट टर्म्स होंगे, तो हम कैसे इसको लिखते हैं? 1 अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द जीपी का मतलब ये जो सम, ठीक है, सम ऑफ जीपी। तो बेसिकली हम इसमें आर क्या है? आर इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सो दैट मींस आर टोटल को हम लिख देंगे आर टाइम्स ऑफ, ये क्या करना है? इनिशियल ए, दिस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे आर क्या है यार? मल्टीप्लाई बेसिकली क्या है? इट इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा ये। सो दैट मींस यहां से हम क्या दे सकते हैं? आर टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। समझ आ गया आपको? समझ आ जाना चाहिए यार। ठीक है, एंड बाय द एग्जैक्ट सेम लॉजिक टाइम टोटल हो जाएगा टी प्लस टी बाय अल्फा प्लस टी बाय अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो जाएगा टी टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 1 बाय अल्फा, सॉरी 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब इससे हम बोल सकते हैं टी टोटल इज इक्वल टू, टी तो हमने कॉमन ले लिया, टाइम्स ऑफ 1 अपॉन क्या है यहाँ पे? आर इज 1 बाय अल्फा, तो 1 माइनस 1 बाय अल्फा हम ऐसे लिखेंगे। सो दैट मीन्स अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा टी टोटल इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ओके, अब हमें यार एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भैया जी? अरे आसान है, और एक स्लाइड लगेगी यार, अरे क्या करें भैया, कोई बात नहीं, हो जाता है, लगने दो और स्लाइड्स लगने दो, हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो पढ़ाकू बच्चे हैं, क्या फर्क पड़ता है? वी आर नॉट वेस्टिंग पेपर। ओह शिट, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड तो नहीं हटा दिया, डुप्लीकेट ही करना भूल गया मैं। हाँ, अब इसको हटा देते हैं। देखो यार, मैं पेपर तो वेस्ट नहीं करा, तो मैं एक स्लाइड लूं या एडिशनल या 10 स्लाइड्स लूं या 100 स्लाइड्स लूं, क्या फर्क पड़ता है? राइट, पेपर वेस्ट कर रहा हूं तो तब दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे हमें पेपर भी वेस्ट नहीं कराना है, क्या चल फर्क क्या पड़ता है? ठीक है। ठीक है, एंड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यार इतने सारे स्लाइड बना रहा हूं। अगर मैं डायरेक्टली अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो मैं इतने से स्पेस में भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इतने से स्पेस में सॉल्व करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो यह सब कुछ करने का भी क्या पॉइंट है? तो उस वजह से आई एम बीइंग वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, पूरा अच्छे से मैं अच्छे से खोल के अच्छे से लिख रहा हूं। ठीक है, खुला लिख रहा हूं मैं सारा। ठीक है, ठीक है, अब आप बताइए पूरे जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज फॉर एंटायर ड्यूरेशन, क्या बोलेंगे यार? एवरेज इज इक्वल टू आर टोटल अपॉन टी टोटल, टोटल रेंज अपॉन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले बाउंस से पहले तक का मतलब पहला बाउंस हो उससे पहले हमने वी नॉट कैसे निकाला था? आर अपॉन टी निकाला था, राइट? इसी तरह से बहुत सारे बाउंसेस हो रहे हैं, तो हमें टोटल रेंज भी निकालना पड़ेगा एंड उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से भी डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक पहले बाउंस से पहले का जो टाइम है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड बाउंस के बीच का टाइम, फिर सेकंड एंड थर्ड बाउंस के बीच का टाइम, फिर थर्ड एंड फोर्थ बाउंस के बीच का टाइम, ऐसे सारे टाइम्स को ऐड करके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है। ठीक है, आ चुका है हमारा, आ चुका है। आर टोटल क्या है यार? ये डाल दो पहले, आर टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी टोटल क्या है यार? टी टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे आप देखो आर बाई टी, इसको कॉमन ले लीजिए। ओके, भी अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये क्या बच जाता है जी? ये बच जाता है अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1 अपॉन अल्फा माइनस 1,
तो ये डिनोमिनेटर का 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 न्यूमरेटर में जाके सिंपली अल्फा माइनस 1 रह जाता है, तो इसको मैं लिख दूंगा अल्फा माइनस 1 अपॉन ये है अल्फा स्क्वायर माइनस 1। सही बात है। अब आर बाई टी का हमने वैल्यू निकाल रखा है, देखिए कहां पे है आर बाई टी का वैल्यू, नहीं निकाला क्या? हाँ देखिए आर बाई टी तो निकाल रखा है ना हमने, आर बाई टी इज इक्वल टू V1, समझ आ रहा है यार आपको? आर बाई टी इज इक्वल टू V1, ठीक है, आर बाई टी इज इक्वल टू V1, सो दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं V एवरेज फॉर एंटायर ड्यूरेशन जो हो जाएगा उसको हम डिफाइन कर देंगे आर बाई टी विच इज इक्वल टू V1 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिखूंगा मैं? अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1। सही बात है। अब अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा माइनस 1 को मैं काट दूंगा, क्या हो जाएगा बताइए? V एवरेज हो जाएगा V1 टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। सही बात है। एंड यहाँ पे और एक चीज दे रखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन इज 0.8 V1, सो दैट मींस ये जो वैल्यू है ये है 0.8 V1 के बराबर। दैट मींस अल्फा V1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0.8 V1। सो इससे मैं कह सकता हूं कि अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0.8। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 हो जाता है 0.8 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो यार। अल्फा इज इक्वल टू 0.8 अल्फा प्लस 0.8, तो अल्फा माइनस 0.8 अल्फा क्या हो जाएगा? 0.2 अल्फा हो जाएगा 0.8 के बराबर, एंड यहां से अल्फा हो जाएगा 4 के बराबर, एंड दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज 4। एंड हम देख सकते हैं आंसर इज 4। समझ आया? मतलब आप देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन का भी फंडा लगा है एंड यहाँ पे जीपी का भी फंडा लगा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ जीपी। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। मतलब लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट हो जाता है सॉल्व। ठीक है, सही है। अब यार एक फेमस जे एडवांस का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ऑनेस्टली यार ये जब मैं जब जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे हमारे डीपीपीज में हुआ करते थे मतलब ऐसे क्वेश्चंस, तो ये काफी मेरे दिमाग में एच हो चुका था, बिकॉज मुझे यार थोड़ा टाइम लगा था, बिकॉज आई वाज अनेबल टू विजुअलाइज दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता था इसको कैसे विजुअलाइज करूं मैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा कैसे अच्छे से विजुअलाइज कराना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आई विल स्पून फीड इट टू यू। ओके, चलो इसको मैं कहूंगा फेमस जे एडवांस क्वेश्चन। बंसल वालों ने वैसे तो एक क्वेश्चन रिलीज करा था, बट उसके बाद से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको अपने डीपीपीज में डालना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक अभी भी आजकल ये चलता रहता है क्वेश्चन। मतलब आप इमेजिन कीजिए, मैं 10 साल पहले प्रिपेयर करता था जेई के लिए एंड ये अभी भी चलता ही आ रहा है क्वेश्चन। ओके, चलो एनीवे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ। A hunter is riding an elephant of height 4 meter, moving in a straight line with a uniform speed of 2 meter per second. A deer is running with a speed v in front at a distance of 4√5 meter, moving perpendicular to the direction of motion of the elephant. If the hunter can throw his spear with a speed of 10 meter per second relative to the elephant, then at what angle theta to the elephant's direction of motion must he throw his spear horizontally for a successful hit? And also find speed v of the deer. समझेंगे इस क्वेश्चन को, समझेंगे 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा 3D में आ जाता है, थोड़ा सा उस वजह से हमें डर लग सकता है, लेकिन डरना नहीं है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम कहते हैं, डरना नहीं है, आपने सबसे पहले डरना नहीं है, तो मैं भी वही कह रहा हूं। ठीक है तो ये है सबसे पहले हाथी। ठीक है, हाथी मेरा साथी, उसकी ये पूंछ है, ये इसकी पूंछ है, ठीक है, इसके पैर है, ठीक है, इसके ये सूंड, बन गया ना हाथी ऐसे से, ये इसके दांत। ठीक है, प्यारा सा हाथी स्माइल कर रहा है अरे नहीं, इसकी स्माइल ऐसे थोड़ी आएगी, बट एनीवे छोड़ यार, क्या बकवास कर रहा हूँ। इस हाथी पे ये हंटर बैठा हुआ है। ठीक है, हमें हंटर्स पसंद नहीं, बट यार क्या करें, अब ये जेईई एडवांस के मतलब क्वेश्चन आ रहे तो करना पड़ता है। ये अपना मतलब स्पीयर ले रहा है। ठीक है, ये अपना स्पीयर थ्रो कर रहा है, ये बाण नहीं है, स्पीयर थ्रो कर रहा है। स्पीयर को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो ये कुछ ज्यादा स्पीयर कम गधार ज्यादा लग रहा है ये ये स्फीयर ये इस तरह से है। ठीक है, ये ऐसे स्फीयर थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इमेजिन करिए, अब ये साइड एंगल है, ये साइड एंगल है, एंड जो हमारा डियर है जो है ना, इस पाथ के अलोंग जा रहा है। मतलब अब अगर मैं इस एंगल से देखूं तो डियर जो है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रहा है अलोंग दिस लाइन, दैट इज
गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हंटर एंड द डियर इज कितना कितना दे रखा है डिस्टेंस 4√5 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है 4√5 मीटर है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है यार, तो अब मैं क्या करूंगा ना, साइड एंगल की जगह पे मैं ऊपर के एंगल से, ठीक है, ये है साइड एंगल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ये है साइड एंगल, दिस इज साइड एंगल। अब वर्टिकल एंगल ऊपर से देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा हंटर, ठीक है, दिस इज हंटर, हंटर एंड एलिफेंट ऐसे बोलते थे, एलिफेंट हंटर सिस्टम, एलिफेंट प्लस हंटर, ये है यहाँ पे ये। एंड अब हम ऊपर से देख रहे हैं ना हम लोग, तो हम देख पा रहे हैं अब ये डियर, डियर का मूवमेंट, ये है हमारा डियर जो अब इस तरह से आगे से दौड़ रहा है, ये है हमारा डियर भैया, ओके। एंड अगेन जो डिस्टेंस है बिटवीन एलिफेंट प्लस हंटर सिस्टम एंड द डियर इज इक्वल टू 4√5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, डियर इज रनिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एलिफेंट एंड हंटर कैन थ्रो स्पीयर विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द एलिफेंट, रिलेटिव टू द एलिफेंट, ये बात याद रखना है, ओके। अब हमें क्या करना है, पूछ रहे हो कि एट व्हाट एंगल थीटा टू द एलिफेंट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मस्ट ही थ्रो स्पीयर हॉरिजॉन्टली फॉर अ सक्सेसफुल हिट। तो अभी के लिए मान के चलते हैं, हमें समझ नहीं भी आया होगा तो भी हम मान के चलते कि लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट ऐसे जा रहा है ना ये विद स्पीड ऑफ कितना है यहाँ पे दे रखा है, एलिफेंट की स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, तो अप्पू प्रसाद जो है एलिफेंट, इसकी स्पीड हम बोल देंगे 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, बट हम ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो हमारा जो स्पीयर जो थ्रो हो रहा है ना, ये स्पीयर इट इज बीइंग थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इट इज बीइंग थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस डायरेक्शन, ओके, एंड वी आर थ्रोइंग द स्पीयर हॉरिजॉन्टली। समझ आ गया आपको, ओके। अब आपको क्या बोलना है, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमारा स्पीयर जो है इट इज बीइंग थ्रोन जस्ट एट द टाइम व्हेन द डियर इज राइट इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट एंड हंटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब डियर था एंड वो दौड़ रहा था विद स्पीड क्या दे रखा है, डियर की स्पीड क्या दे रखी है, कैपिटल वी, ठीक है, उसका डियर का स्पीड है कैपिटल वी, जस्ट व्हेन द डियर इज राइट इन फ्रंट ऑफ एलिफेंट एंड हंटर, ये हंटर भाई साहब ने अपना स्पीयर फेंका है विद एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमें डियर मतलब स्पीयर को डियर से हिट करवाना है, ठीक है, इफ यू वांट टू हिट द डियर व्हाट आर वी सपोज टू डू, सोचिए मत आप यार, इसके अलोंग का या बाकी सारे आप वर्टिकल हाइट वगैरह कुछ मत सोचिए, आप बस इस तरह से देखिए, आप बस इसके अलोंग का डायरेक्शन देखिए। आप कैसे बताया यार, मैं इसको कैसे बताऊं, चलो इसको बोल दीजिए आप x एंड इसको बोल दीजिए y, ठीक है। अब अलोंग y जो है, अलोंग y जो है दोनों का, स्पीयर का भी एज वेल एज डियर का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम होगा। क्यों होगा भैया, भैया जी बताइए। अरे मेरे भाई, हमने सेम टाइम पे रिलीज किया, जैसे मान के चलिए डियर भी यहाँ पे उसी टाइम पे निकला है जब स्पीयर यहां से इस पॉइंट से निकला है, तो मतलब ये ऐसे जब जाएगा, ऐसे जब जाएगा, वेयर एज डियर ऐसे जब आएगा, तो इनका जो y डायरेक्शन के अलोंग जितना डिस्प्लेसमेंट सेम होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिख देता हूं मैं, ठीक है। फॉर द स्पीयर टू हिट द डियर, the y component of displacement of both sphere and deer has to be same, right? समझ आ रहा है आपको? And since they are like and since their initial value of y is same and their time of flight is same, or the time समझ जाओ ना, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डियर का यहां से यहां तक आने में जो टाइम है, वेयर एज स्पीयर का यहां से आने तक का जो टाइम है वो सेम है। सो दैट मींस एंड सिंस द टाइम ऑफ ट्रैवल इज सेम, सिंस टाइम ऑफ ट्रैवल क्या कहता हूं, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, इतना वर्ड्स में लिखूंगा तो पूरा यहाँ पे निबंध बन जाएगा। टाइम ऑफ ट्रैवल इज सेम, तो हम बोल देंगे कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीयर एंड डियर इज सेम, y कंपोनेंट्स of velocities of sphere and
डियर आर सेम। समझ आ गया आपको? अब यार इसका जो है डियर का जो भी है वो y कंपोनेंट ही है v, तो मैं कह दूंगा कि v हैज टू बी इक्वल टू कितना, बताइए कितना हो जाएगा? सोचिए जरा। अब ये जो है हम बोलते हैं यार, क्या बोला है यहाँ पे, स्पीयर हम थ्रो कर रहे हैं, स्पीयर हम किस स्पीड से थ्रो कर रहे हैं? हम 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द एलिफेंट, मतलब हमारे स्पीयर थ्रो करने का स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड टाइम्स ऑफ, और लेट मी बी मोर क्या कहते हैं, थोड़ा और इसको इलेबरेट, लेट मी इलेबरेट ऑन इट फर्दर, वी स्पीयर टाइम्स ऑफ साइन थीटा, साइन कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ दिस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टाइम्स ऑफ साइन थीटा। सो दैट मीन्स कैपिटल V हो जाएगा, v स्पीयर क्या है यार, v स्पीयर हमारे पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 साइन थीटा। क्लियर हियर? तो ये एक इक्वेशन बन जाती है यार, ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम अब यूज करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। अब आप मुझे बात बताइए, हमें और एक स्लाइड लगेगी यार, हमें और एक क्या, हमें और 2 स्लाइड्स लगेंगी शायद तो मैं कर लेता हूँ और 2 स्लाइड्स क्रिएट कर देता हूँ मैं, डुप्लीकेट स्लाइड एंड डुप्लीकेट स्लाइड। ओके, ओके, ठीक है। अब आप समझिए, अब आप समझिए मेरे बात को एंड बताइए मुझे कि अब ये हंटर जो है, हंटर जो है एक हाइट पे है, एक हाइट पे है, तो अब इसका एंड वी आर थ्रोइंग द स्पीयर हॉरिजॉन्टली, द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इज बीइंग डन हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टल थ्रो होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है यार, हमें पता है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g होता है। ठीक है, अब वो अलग बात है यार कि हमें ये नहीं पता कि ये एकदम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एलिफेंट हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है या किसी एंगल थीटा से थ्रो कर रहा है, कुछ भी थ्रो कर रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इतना फर्क पड़ता है कि जो थ्रोइंग जो है हमारी, मतलब वी आर नॉट गिविंग एनी एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल, विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल कोई एंगल नहीं है, हाँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई इंडिकेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डियर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डियर, इसके अलोंग ही है हमारा क्या बोलते हैं वेलोसिटी का कंपोनेंट। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल। ठीक है, सो दैट मींस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही हो रहा है यार, स्फीयर का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही हो रहा है। तो दैट मींस मैं लिखूंगा सिंस sphere is being thrown horizontally, right? Sphere is being thrown horizontally from height h is equal to कितना है हाइट ऑफ एलिफेंट यार, हाइट ऑफ एलिफेंट क्या है 4 मीटर, h is equal to 4 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट e हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 4 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 8/10 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। अब आप मुझे एक बात बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है एंड अब आप मुझे बताइए एक्स कंपोनेंट के अलोंग, एज इन एलिफेंट और हंटर जो है, एलिफेंट की जो डायरेक्शन है ऑफ मोशन उसके अलोंग देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट? सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि along the direction of motion of elephant, along the direction of motion of elephant, x component of velocity of the sphere times time of flight हो जाएगा 4√5 मीटर के बराबर, as in the distance between hunter and deer, x distance between hunter and deer. Am I making sense or not? I am totally making sense if you try to understand it. ठीक है, समझिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, समझिए इस बात को। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि along x direction there is no component of acceleration, so that means time of flight times the component of velocity of sphere along this line will be equal to this 4√5 मीटर, क्योंकि यार ये हिट कर रहा है ना यहाँ पे, तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ये आगे नहीं जाएगा, ये पीछे नहीं रहेगा, ये एग्जैक्टली यहीं पे हिट करेगा, ये ऐसे ही हिट करेगा। सो दैट मींस x डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, x कंपोनेंट जो होगा ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट वो 4√5 के बराबर ही होगा। ठीक है, सो अलोंग x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट
टाइम्स x component of sphere with respect to ground. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका क्या फंडा है भैया जी? इसका फंडा ये है ना, आप ऐसे समझिए कि हाथी हाथी खुद चल रहा है। हाथी अगर अपने जगह पे रहता ना, तो हम जिस स्पीड से फेंक रहे हैं उसी स्पीड से हो जाता, लेकिन हाथी भी चल रहा है तो हाथी भी अपनी जो वेलोसिटी है वो भी इंपार्ट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आप ऐसे समझिए कि हमारा जो हाथी का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, एंड हमारा जो प्रोजेक्शन है, हम अपनी जो वेलोसिटी जो है हम ऐसे इस तरह से हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो स्पीयर जो है, स्पीयर का वेलोसिटी क्या है यार, 10 मीटर पर सेकंड। हम 10 मीटर पर सेकंड इस तरह से दे रहे हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, जो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हाथी जो है, हाथी अपनी भी स्पीड देगा 2 मीटर पर सेकंड आगे। सो दैट मींस अब इफेक्टिवली वेलोसिटी ऑफ स्पीयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? तो यहां से हम बोल देंगे 10 cos थीटा प्लस 2, ये हो जाएगा x कंपोनेंट ऑफ स्पीयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीयर, x कंपोनेंट ऑफ स्पीयर नहीं, बस x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीयर से लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। लिख देता हूं, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब आप बताइए हम कैसे बोलेंगे यहाँ पे x और हाँ, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीयर कैसे आ जाएगा रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ये हो जाएगा एक तो 10 cos थीटा, ये कंपोनेंट तो आ ही जाएगा, प्लस ये जो अप्पू प्रसाद है हाथी, उसकी वजह से जो प्लस 2 होगा वो भी आना चाहिए। समझ आ गया आपको? 10 cos थीटा प्लस 2 हो जाएगा। ओके, राइट, परफेक्ट, वेरी वेरी परफेक्ट। तो अब अलोंग एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? अलोंग एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 4√5 मीटर के, तो ये हो जाएगा 4√5 मीटर। सो दैट मींस अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 4√5 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने निकाल रखा है 0.8 सेकेंड्स, तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.8 सेकेंड्स टाइम्स ऑफ ये क्या है यार, 10 cos थीटा प्लस 2 जो हमने निकाला ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यही है टाइम्स ऑफ 10 cos थीटा प्लस 2। ओके, अब यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 10 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4√5 अपॉन रूट ऑफ 0.8। ये क्या बन गया है? अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है 5 अपॉन 0.8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8/10, तो 1/0.8 हो जाएगा 10/8, इसको हम 10/8 लिख देंगे हम लोग यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 50/8 विच इज इक्वल टू 25/4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 5/2, कितना हो गया यार ये? 10 सेकेंड्स नहीं, 10 सेकेंड्स नहीं, सेकेंड्स नहीं, यहाँ पे 10 बस, सेकेंड्स में हम नहीं निकाल रहे, 10 है ये, ठीक है। सो दैट मीन्स 10 cos थीटा प्लस 2 आ रहा है 10 के बराबर, राइट। सो 10 cos थीटा आ रहा है 8 के बराबर, सो cos थीटा आ रहा है 8/10 के बराबर विच इज इक्वल टू 4/5। मैंने आपको बताया था जब cos थीटा हो जाता है 4/5 तो हम थीटा को कैसे लिखते हैं यार? थीटा हो जाता है 37 डिग्री। So that means जो हमें ये चाहिए, at what angle theta to the elephant's direction of motion must he throw his spear horizontally for a successful hit, तो ये एंगल जो है that is equal to 37 डिग्री, it is equal to 37 डिग्री। so हमारा राइट आंसर इज ये 37 डिग्री। एंड आगे का हमें फाइंड द स्पीड v ऑफ द डेयर भी निकालना है। अब ये निकालने में ज्यादा मुश्किल है नहीं, हम इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे टू फाइंड स्पीड ऑफ डेयर v, तो लेट्स यूज इक्वेशन 1, ठीक है। Find speed v of deer. Let's use equation 1। इक्वेशन मतलब हमने पहले निकाला था ना, ये वाला ये जो है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 10 sin थीटा, एंड थीटा हमने 37 डिग्री ऑलरेडी लगा रखा है हमने यार, निकाल रखा है हमने, तो 10 sin 37 डिग्री, एंड sin 37 डिग्री क्या होता है? 3/5 होता है। So that means v हो जाता है 10 times of 3/5।
सो यहां से हम बोल सकते हैं कि 30/5 क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड. सो दैट मीन्स v आ गया है 6 मीटर पर सेकेंड. हमने वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस जे एडवांस क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व कर दिया है. मजा आया आपको या नहीं? क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन. थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा बिकॉज हमें 3 डायमेंशंस में सोचना पड़ता है. एंड हमारा जो विजुअलाइजेशन भी है ना, पहले साइड एंगल, ये साइड एंगल पे हमने देखा पहले, ठीक है. फिर बाद में हमने ऊपर वाले एंगल से वर्टिकल एंगल, ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल एंगल, ये था वर्टिकल एंगल, ठीक है. ऊपर से देखा हमने, मतलब ऐसे मान के चलिए ये ड्रोन व्यू है, ये ड्रोन व्यू ऊपर से दिख रहे हम लोग. ये हाथी और हंटर का है जो ये व्हाइट पॉइंट्स दिखा रहे हैं हम लोग, एंड ये जो डियर है वो इस पॉइंट्स दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है. हमें से दिख रहा है, ऊपर से हमें दिख रहा है कि डियर जो है वो अलोंग -y डायरेक्शन भाग रहा है, एंड हंटर भाई साहब ने इस तरह से थ्रो करा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया. अब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो मतलब हमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना है, सीधा हम ये थीटा लगा सकते हैं, ठीक है. सही समझ आ गया आपको? फिर इसको सॉल्व कर देंगे, आप देख लो. अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लो, समझ आ जाएगा. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है. ओके देन, सो हमारा अब काइनेमेटिक्स, सर हम बहुत करीब आ चुके हैं काइनेमेटिक्स पूरा खत्म करने के लिए. एक पार्ट बचता है रिलेटिव मोशन वाला. वैसे तो यार मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में रिलेटिव मोशन भी जो है ना 1D एंड 2D के साथ ही पढ़ा देते हैं, बट मुझे पर्सनली लगा कि यार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो रिलेटिव मोशन वाला, तो मैंने सोचा एक अलग सा ही वीडियो बनाते हैं उसमें, ठीक है. तो अगले वीडियो में हम रिलेटिव मोशन काफी आसान, मतलब इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, काफी फैसिनेटिंग होगा ये चैप्टर, ठीक है. तो स्टे ट्यून्ड एंड आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग एक्सट्रीमली सिंसियर एंड डिलिजेंट. एंड अगले वीडियो में तैयार रहिए क्योंकि आपका दिमाग काफी बौखलाने वाला है. ओके, चलो बढ़िया.